हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल मार्रे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KIIT सेंटर पर। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भारत के विदेश संबंध। यानी इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि भारत के जो विदेशों के साथ संबंध हैं वो संबंध आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, कूटनीतिक और सामरिक परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हैं। खास तौर पर चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक बेसिक चीज़ समझनी चाहिए कि विदेश संबंध क्यों ज़रूरी है। विदेश संबंध विश्व के हर एक देश किसी न किसी देश के साथ अपने संबंध रखते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश आज पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए उसे विश्व के बाकी देशों के साथ संबंध रखना होता है, चाहे वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में रखना होता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, कूटनीतिक या सामरिक नज़रिए से वो संबंध रखते हैं। लेकिन इन संबंधों को तय कौन करता है? इन संबंधों को तय करने का काम करती है एक देश की विदेश नीति। क्या करती है? विदेश नीति। अब ये विदेश नीति होती क्या है? आसान शब्दों में कहा जाए तो एक देश का दूसरे देश के साथ सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कूटनीतिक हो, सभी क्षेत्रों में जो संबंधों की व्याख्या करती है या तय करने का काम करती है वो उसकी विदेश नीति। कम शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि एक देश की विदेश नीति ही वो काम करती है कि बाकी देशों के साथ उसे किस तरह का संबंध रखना है। आर्थिक क्षेत्र में किस तरह का, राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक किस तरह का संबंध वो रखेगी। अब विदेश नीति हर देश की अपनी अपनी होती है और ये विदेश नीति के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अलग अलग समय पर विदेश नीति के उद्देश्य बदलते भी रहते हैं। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो नेहरू जी के समय की विदेश नीति के उद्देश्य कुछ दूसरे थे, आज के समय के विदेश नीति के उद्देश्य कुछ दूसरे हैं। तो विदेश नीति क्या है ये हमने समझ लिया, लेकिन इस विदेश नीति का संचालन कैसे होता है? विदेश नीति का जो संचालन है, यानी इनको संचालित कौन करता है, तो इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है जिसको क्या कहते हैं? विदेश मंत्रालय। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय प्रमुख, ये तीन ऐसे संचालित संस्थाएं हैं जिनके जरिए किसी देश की विदेश नीति क्या होती है? संचालित होती है। खास तौर पे भारत की विदेश नीति संचालित होती है। विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय, ये विदेश नीति को संचालित करने वाली क्या हैं? संस्थाएं हैं। विदेश नीति का मुख्य जो ऑफिस है वो क्या है? विदेश मंत्रालय। और इस कार्यालय में कौन बैठते हैं? विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री की सहायता के लिए विदेशी मामलों के विशेष जानकार, जिनको हम क्या कहते हैं? IFS, यानी कि सचिव, इंटरनेशनल जो होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस जो सचिव हैं, जो अधिकारी हैं, जो विदेश मामले के गहरे जानकार होते हैं, वो इनकी सहायता करते हैं। खैर, ये विदेश संबंधों को चलाने वाली सभी ये संस्थाएं हैं। लेकिन अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो विदेश नीति क्या है ये जाना, लेकिन हर देश की विदेश नीति का मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है, जो बेस होता है, वो एक ही होता है: राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। विश्व का कोई भी देश हो, उस देश की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। जब एक देश विश्व के बाकी देशों के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाती है तो इस बात का वो ध्यान रखते हैं कि उनका राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यही चीज भारत पर भी लागू होती है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके साथ ही विश्व का जो वातावरण था वो कुछ इस तरह से था कि कई देश औपनिवेशिक चंगुल से स्वतंत्र हो रहे थे और इन देशों के पास दो विकल्प थे: या तो वो सोवियत गुट का हिस्सा बन जाए या वो अमेरिकी गुट का हिस्सा बन जाए। लेकिन भारत इन दोनों गुटों का हिस्सा नहीं बना। भारत ने इन दोनों गुटों से दूरी बनाए रखी। क्यों बनाए रखी? ताकि उसकी संप्रभुता पर आंच ना आए, यानी वो अपने आंतरिक और बाहरी जो फैसले हैं वो स्वयं ले सके।
अगर वो किसी भी गुट का हिस्सा बनता तो शायद वो अपने आंतरिक और बाहरी फैसले स्वयं नहीं ले सकता था। तो भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बना और उसने एक अलग नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की नीति। वो नीति क्यों अपनाई नेहरू जी ने? ताकि नेहरू जी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के विदेश मंत्री भी थे। तो विदेशी मामलों की जो उस समय समझ थी वो नेहरू को काफी हद तक थी। तो नेहरू जी की विदेश नीति का जो प्रमुख उद्देश्य रहा वो हमें पढ़ना है। मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे जो नेहरू जी अपनी विदेश नीति के जरिए पाना चाहते थे। और मैंने बताया कि विदेश नीति किसी भी देश की हो, उस विदेश नीति का मेन आधार क्या होता है? राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो नेहरू जी की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कठिन संघर्ष से मिली संप्रभुता को बचाए रखना। जो कठिन संघर्ष से हमें संप्रभुता मिली, हम स्वतंत्र हुए, अपने फैसले ले सकते हैं, उसको हमें बरकरार रखना है। और वो तभी हो सकेगा जब हम किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो है वो अखंड रहे, वो खंडित ना हो किसी भी बाहरी दखलंदाजी से। तेज गति से आर्थिक विकास करना, क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही झरझर थी, बहुत ही बेकार हो रखी थी। तो उस अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यह जरूरी था कि हमें विश्व के बाकी देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध मजबूत करने होंगे, चाहे वो सोवियत खेमे के देश हों या फिर अमेरिका खेमे के देश हों। तो तेज गति से आर्थिक विकास करना नेहरू जी की विदेश नीति का ये उद्देश्य था। और इन उद्देश्यों को पाने के लिए नेहरू जी ने जो रास्ता अपनाया वो कौन सा अपनाया? गुट निरपेक्षता की नीति। कौन सी नीति? गुट निरपेक्षता की नीति। यही वह नीति थी जिसके जरिए भारत अपने विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा कर सकता था। तो नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति। तो ये बात हो गई। अब हम जब आगे देखते हैं कि विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा हुआ, लेकिन भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांत भी हैं, तो उन सिद्धांतों को पढ़ना है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हमारी जो विदेश नीति है वो कुछ ऐसे सिद्धांत या बातें हैं जिनको वो हमेशा स्वीकार करेगी या जिनके रास्ते पर वो चलेगी। अब जिसमें गुट निरपेक्षता हमारी विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। पंचशील, साम्राज्यवाद का विरोध हमारी विदेश नीति सदैव करती रही है। साम्राज्यवाद क्या होता है? मतलब उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद वही विचारधारा जो दूसरे देशों पर शोषण करने का काम करती है या विस्तारवादी सोच रखती है। तो उस तरह की जो विचारधारा थी उसका हमारी विदेश नीति सदैव विरोध करती आ रही है। तो साम्राज्यवाद का विरोध हो, उपनिवेशवाद का विरोध हो, रंग भेदभाव, नस्ल भेदभाव, इन सभी चीजों को हमारी विदेश नीति ने सिरे से नकारा है। तो ये हमारी विदेश नीति का क्या है? प्रमुख सिद्धांत है, जिसको हम पहले भी मानते रहे और आज भी मानते हैं। अक्सर सिद्धांत नहीं बदलते और उद्देश्यों में क्या आता है? बदलाव आ जाता है। तो भारत की विदेश नीति का उद्देश्य और सिद्धांत ये पढ़ना है। उद्देश्य समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, लेकिन फिर मैं दोहरा देता हूं कि उद्देश्य हमेशा क्या होता है? राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती। एक देश दूसरे देश के साथ केवल उन्हीं चीजों को लेकर संबंध बनाता है जिससे कि उसके देश का राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। फिर हमें क्या पढ़ना है? भारत की परमाणु नीति। कौन सी नीति? भारत की परमाणु नीति। जैसा कि आपको पता होगा कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इस परीक्षण के बाद फिर भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया 1998 में। तो परमाणु परीक्षण, भारत की जो परमाणु नीति है वो क्या संदेश देती है? भारत की जो परमाणु नीति है वो कहती है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर परमाणु हथियारों का निर्माण करेंगे। हम जो भेदभाव पूर्वक संधियां हुई हैं उसको नहीं मानते। खासतौर पर कौन सी संधि? जो कई ऐसी संधियां हुई हैं जो भेदभाव वाली संधियां हैं, जिसमें यह कहा गया है कि भविष्य में कोई भी विकासशील देश परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। तो भारत की जो परमाणु नीति है वो ये है कि भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर परमाणु हथियारों का निर्माण कर सकती है। और नो फर्स्ट यूज की जो भारत की पॉलिसी है उसकी वो समीक्षा कर सकती है। जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई आंच आए तो नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उसमें समीक्षा हो सकती है, यानी हम अपना परमाणु हथियार का प्रयोग कर भी सकते हैं, पहले यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमें लॉन्ग में पढ़ना है। भारत व चीन के संबंध, किसके संबंध? भारत और चीन के संबंध। हम देखते हैं कि भारत और चीन का जो संबंध है वो 1949 में जब चीन में साम्यवादी क्रांति आई, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की स्थापना हुई, उसके बाद से लेकर भारत और चीन के जो संबंध रहे वो उतार चढ़ाव से गुजरे। कंक्लूजन निकालें तो ये निकलता है कि भारत और चीन के जो संबंध हैं वो राजनीतिक तौर पर हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरे। हालांकि आर्थिक तौर पर 1991 के बाद दोनों देशों की ज़रूरतों ने क्या किया, इन दोनों देशों को नज़दीक लेकर आए, क्योंकि दोनों देशों को विकास करना था और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। तो भारत और चीन के जो संबंध हैं वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में तो संतुलित रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सामरिक दृष्टि से हमेशा तनाव से या उतार चढ़ाव से जूझते रहे हैं। तो इनके बीच में विवाद क्या है वो पढ़ना है। भारत के चीन के बीच में जो विवाद है, विवाद क्या है? हम तिब्बत विवाद देखेंगे, अक्साई चीन को लेकर, जम्मू कश्मीर ले लद्दाख को लेकर चीन और भारत में क्या है कई विवाद हैं, तो वो विवाद को हम पढ़ेंगे। पंचशील क्या होता है? पंचशील क्या है? पंचशील से आप क्या समझते हैं? देखिए, पंचशील भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ जिसमें भारत ने विश्व के सामने 5 बातें रखी। अगर इन 5 बातों पर विश्व चलेगा तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। क्यों? क्योंकि वही वो समय था 1954 का जब विश्व शीत युद्ध से गुजर रहा था। तो भारत की वो 5 बातें थी या 5 सिद्धांत थे जिन पर चलकर विश्व भर में शांति स्थापित हो सकती थी, जिसमें एक दूसरे पर हमला न करना, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण से अस्तित्व अर्थात जियो और जीने दो की नीति, कुछ बातें थी, उनको हम जानेंगे। ये रही बात। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे रहे वो भी हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान और भारत के संबंध आर्थिक नज़रिए से, राजनीतिक नज़रिए से हमेशा जो है उतार चढ़ाव से गुजरे। संबंधों की बात अगर हम करें तो विश्व का कोई भी देश हो, भारत के साथ विश्व के किसी भी देश के साथ अगर संबंधों की बात की जाए तो संबंधों में कुछ 5 ऐसे शब्द हैं जिनका आप इस्तेमाल करके हमेशा आंसर बना सकते हो। 5 शब्द क्या? देखिए, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक, ये 4-5 शब्द हैं जिसको हम देखकर एक देश दूसरे देश के साथ हम संबंधों का अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वह चीन का संबंध हो, भारत का संबंध हो, रूस का संबंध हो या किसी भी देश का संबंध हो। अधिकांश जिसके साथ राजनीतिक संबंध अच्छे होते हैं उसके साथ सभी संबंध अच्छे देखे जा सकते हैं। जैसे भारत और रूस, भारत और रूस के संबंध लंबे समय से आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छे रहे हैं, इसलिए कूटनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी दोनों के संबंधों में कभी उतार चढ़ाव नहीं आया। ऐसे ही इजराइल भी है। इजराइल और भारत के जो संबंध हैं उसमें भी हम देखते हैं कि राजनीतिक संबंधों में इनके हमेशा अच्छे रहे हैं, आर्थिक, कूटनीतिक, इसलिए सारे संबंध अच्छे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध है वो 4-5 क्षेत्रों में ही होते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक दृष्टि से संबंधों का संचालन होता है। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना भारत के विदेश संबंध कैसे हैं, विदेश संबंधों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि विश्व का कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, इसलिए संबंध स्थापित किए जाते हैं। और इस संबंधों का मेन
उद्देश्य क्या होता है? एक देश अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहता है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है, इसलिए वो संबंध स्थापित करता है। इन संबंधों को तय करने का काम उस देश की विदेश नीति करती है। विदेश नीति ये तय करती है कि किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है, और ये समय और काल के अनुसार ये संबंधों में उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिलते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो आज़ादी के बाद नेहरू जी के विदेश नीति का उद्देश्य कुछ दूसरा था और आज के समय में उद्देश्य दूसरा है। तो हमें क्या पढ़ना है? उद्देश्य, सिद्धांत, भारत और चीन के संबंध, भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, इनके संबंध। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि संबंधों में 4 से 5 बातों को हमेशा ध्यान रखना है। राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, कूटनीतिक संबंध, सामरिक संबंध। और अमूमन जिसके साथ राजनीतिक संबंध अच्छे होते हैं उसके साथ सभी संबंध अच्छे होते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच में राजनीतिक संबंध कभी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, तो सामरिक भी, आर्थिक भी, कूटनीतिक भी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे अगली क्लास में, और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।